जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ डेली डोज संख्या 249 में जुड़ रहे हैं। आज तारीख है 25 मई 2020 और इससे संबंधित जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले डेली डोज संख्या 248 में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था जनन रोग किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर है विटामिन ई। इसका जवाब बहुत सारे लोगों ने सही दिया था। बाकी लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि आप ऐसे प्रश्न जरूर अटेम्प्ट लें, क्योंकि ये चलते फिरते प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? उत्तर है नाओमी ओसाका। अब नाओमी ओसाका से संबंधित दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला, यह किस देश से संबंधित है? तो यह जापान से हैं। दूसरा कि यह कौन सा गेम खेलती हैं? तो यह एक टेनिस प्लेयर हैं। अर्थात एक लाइन में कहें तो ये कि नाओमी ओसाका एक जापानीज टेनिस प्लेयर हैं। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ लीजिएगा कि इन्हें महिला संघ ने फर्स्ट रैंक प्रदान किया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण स्थिति के लिए किसे नियुक्त किया है? उत्तर है भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत किस स्थान पर है? उत्तर है 132वें स्थान पर। ध्यान देंगे कि मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड का आकलन अभी हाल ही में यानी अप्रैल 2020 में एक डेटा आया, जिस डेटा को कलेक्ट किया ऊकला ने, यानी ऊकला स्पीड टेस्ट के तहत OOKLA ऊकला स्पीड टेस्ट के तहत अप्रैल 2020 में 139 देशों के ब्रॉडबैंड स्पीड का सर्वे किया गया, जिसमें 139 देशों में भारत का स्थान 132वां पाया गया, जहां सारी दुनिया में उनका एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड 30.89 एवं Mbps एवं अपलोडिंग स्पीड 10.5 Mbps रहा। वहीं भारत का डाउनलोडिंग स्पीड मात्र 9.81 Mbps और अपलोडिंग स्पीड 3.98 Mbps रहा। साथ ही साथ ध्यान देंगे, एक प्रश्न यहां से और बनेगा कि अगर भारत 132वें स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है साउथ कोरिया। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें कि जो भारत से सटे राष्ट्र हैं जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान 112वें स्थान पर है, नेपाल 111वें स्थान पर है, श्रीलंका 115वें स्थान पर है और बांग्लादेश 130वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले प्रश्न की तरफ। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? कौन सा देश? अभी मैंने डिस्कस किया, इसका उत्तर होगा साउथ कोरिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वनिर्मित फेस मास्क विदेशों में बेचने की किसकी योजना है? उत्तर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग का। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है KVIC। इसको अगर फुल फॉर्म में देखें इंग्लिश में तो क्या होगा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना जो है वो 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम के तहत भारत सरकार ने किया और यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। ये लाइन आप नोट करके रखेंगे कि खादी एवं ग्रामोद्योग भारत सरकार का कैसा निकाय है? तो वैधानिक निकाय है। और यह किसके अंतर्गत आता है? तो आपको मैंने पिछले वीडियो में MSME के बारे में डिटेल जानकारी दी थी, जिसका फुल फॉर्म क्या था? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसके तहत कौन आता है? खादी एवं ग्रामोद्योग आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। MSME के बारे में मैंने कल के जो वीडियोज में बताया था उसको आप ध्यान से देखेंगे, उसमें हमने 3 लाख करोड़ का आवंटन सरकार की तरफ से MSME को मिला हुआ है, जिसमें ये छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं इनको बढ़ावा दिया जा सके। तो इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप कल वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वो करंट का मुद्दा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने चीनी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? उत्तर है अमेरिकी सीनेट ने। अब बात यहां पर स्टॉक एक्सचेंज की आई है तो थोड़ी सी जानकारी यहां से भी रखते हैं। ध्यान देंगे स्टॉक एक्सचेंज है क्या? तो स्टॉक एक्सचेंज को अर्थव्यवस्था का आप बैरोमीटर कह सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है कि जो शेयर हैं उनकी खरीद
फरोख्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही होता है, और इस खरीद फरोख्त का जो रिकॉर्ड है वो भी कौन रखता है? स्टॉक एक्सचेंज ही रखता है। अब हम अपने भारत के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज की कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो ध्यान देंगे कि भारत में सबसे पहले 1875 में मुंबई के कुछ स्थानीय दलालों के रूप में एक कमिटी बनाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया? नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, जिसे बाद में बड़े लेवल पर लाकर क्या नाम रख दिया गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, तो आप क्या कहेंगे? 1875। एक बात और भी यहां से ध्यान देंगे आप कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना मैंने अभी अभी क्या बताया? 1875 में हुआ। साथ ही साथ एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि जो BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है उसको सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। आपने दो शब्द सुना होगा शेयर के संबंध में, एक सेंसेक्स और एक निफ्टी। तो आइए थोड़ी सी जानकारी निफ्टी पे भी रख लेते हैं। आपने नाम सुना होगा NSE का, अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो यह भारत की अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई। अब ध्यान देंगे आप यहां से कि NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा तकनीकी रूप से बेहद सक्षम स्टॉक एक्सचेंज है, यानी टेक्निकली ये स्ट्रांग है। और जब BSE के सूचकांक को क्या कह रहे थे हम लोग? BSE के सूचकांक को हम लोग क्या कह रहे थे? सेंसेक्स। उसी तरह से NSE के सूचकांक को हम क्या कहते हैं? निफ्टी। और वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? निफ्टी 50 यानी निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग एवं उपचार हेतु कितनी नई श्रेणियों में बांटा गया? उत्तर है 3। अब यहां से ध्यान देंगे आप, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का संबंध क्या है? तो ये मलेरिया की दवा है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में दो दवाएं, एक एड्स की दवा और एक मलेरिया की दवा, दोनों का स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आता रहा है, जो इन सरकार के स्वास्थ्य विभाग हैं, कि इनको कोरोना वायरस के उपचार के लिए यूज किया जा सकता। और यही वजह है कि ये दोनों दवाएं, एड्स की भी और मलेरिया की भी, चर्चे में बनी हुई हैं। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे बनाया जा सकता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का संबंध है, तो आप वहां पे मलेरिया का आंसर ट्रिक करेंगे। और सेकेंडरी यूज इसका किस चीज में हो रहा है? तो कोविड-19 के उपचार में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खुला आसमान संधि से किस देश ने हटने की घोषणा की है? उत्तर है अमेरिका। अब बात खुले आकाश संधि की आई है, तो खुले आकाश संधि का प्रोसेस क्या है या फिर है क्या? तो आप ध्यान देंगे कि अमेरिका और रूस सहित 35 देश, यानी कि अमेरिका और रूस को मिलाकर कुल 35 देश के बीच एक समझौता है। किस चीज का? तो हवाई निगरानी का, यानी कि एरियल सर्विलेंस फ्लाइट के निगरानी का ये एक संधि है। इस संधि में हुआ क्या कि जितने देश इसके सदस्य हैं वो क्या है कि एक निश्चित संख्या में, ठीक, हम अपने विमान को आपके सीमा के अंदर जानकारी लेने के लिए या फिर वहां से कुछ फोटोज कैप्चर करने के लिए या फिर सुरक्षा संबंधी चीजों के बारे में जानकारी रखने के लिए हम अपने विमान उस क्षेत्र में छोड़ेंगे और आप उसकी हमें अनुमति प्रदान करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्या भारत इसका सदस्य है? तो उत्तर होगा नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। PPE किट, PPE का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE किट उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान हो गया? उत्तर है दूसरा, और पहले नंबर पर कौन है? चीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तत्पर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उत्तर है झारखंड। और झारखंड से संबंधित मैंने डेली वीडियो संख्या 248 में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, आप वहां से जाकर उसको देख लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु चुना गया है? उत्तर है राजीव गांधी विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनिसेफ ने किसके साथ मिलकर कोविड-19 से प्रभावितों की मदद करेगा?
उत्तर है एयरटेल अफ्रीका। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बात यूनिसेफ की आई है तो यूनिसेफ में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। बना क्यों था ये, तो ध्यान देंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्र नष्ट हो गए थे, तो वहाँ के जो बच्चे थे उनके भोजन और स्वास्थ्य की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ बनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसकी स्थापना की। ध्यान देंगे कि 1953 में यही यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बन गया, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एन वेनेमन। ध्यान रखेंगे जब बात यहाँ यूनिसेफ से आई है तो एक प्रश्न यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष से बन सकता है, उत्तर होगा एन वेनेमन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओडिशा ने किसके साथ मिलकर कोविड-19 से प्रभावितों की मदद करेगा, उड़ीसा के किस शहर को सोलराइज किया जाएगा, उत्तर है कोणार्क शहर को। कल मैंने इसी चीज को, इसी से संबंधित एक प्रश्न आया था और उस स्थिति में मैंने उस प्रश्न को उड़ीसा से रिलेटेड एक एक फैक्ट का चर्चा किया है। आप डेली ड्यूज संख्या 248 बेहतर जानकारी के लिए अवश्य देखें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, उत्तर है 24 मई। यह वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे आप रट डालें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दस्तकारों शिल्पकारों का सशक्तिकरण एक्सचेंज हुनर हाट कब से शुरू होगा, उत्तर है 25 सितंबर 2020 और इसकी घोषणा की है हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री अब्बास नकवी ने। इसके तहत होगा क्या कि जो भी छोटे छोटे लेवल पे जो लोगों के हुनर हैं, जो कोई काम करने के लिए दक्ष है या फिर कोई जगह जैसे वो उस सामान के लिए फेमस होता है, तो उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसको बढ़ावा देकर उसकी ब्रांडिंग की जाएगी और उसको ग्लोबलाइज किया जाएगा, अर्थात वैश्विक स्तर पर लाकर एक ब्रांड बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हुनर हाट जो 25 सितंबर 2020 से शुरू होना है, उसका थीम क्या है, तो उत्तर है लोकल से ग्लोबल, जिसकी चर्चा मैंने अभी करी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोनिक बूम क्या है, उत्तर है हवा में ध्वनि की गति से तेज चलने वाली कोई वस्तु। इसे भी आप रट डालेंगे। किस मरुस्थल को चंद्रमा की घाटी के नाम से जाना जाता है, उत्तर है वादी राम, जो कहाँ है, जॉर्डन में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 से बचाव हेतु किस चाय को पीने की सलाह दी गई है, उत्तर है कांगड़ा चाय। ऐसा मानना है कि कांगड़ा चाय हमारे प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ा देता है। लगभग किसी भी तरह के वायरस से या किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने के लिए हमारी क्षमता कांगड़ा चाय के माध्यम से 70% तक ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो अभी के टाइम में कोविड-19 है वो इम्यून सिस्टम को ही ज़्यादा प्रभावित करता है, तो उससे बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या करना है, कांगड़ा चाय का प्रयोग करने का सलाह दिया गया है। साथ ही साथ हमने कल के वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आपने बहुत सही तरीके से दिया था, जिसका चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूं। आज के लिए आपको एक और प्रश्न छोड़ के जाता हूं कि पानीपत की द्वितीय विश्व युद्ध में अफगानों का सेनापति कौन था। हम वैसे ही प्रश्न आपसे पूछते हैं जिनके आपके एग्जाम में बने रहने की संभावना होती है, तो आप इस प्रश्न को अनदेखा न करें। आपको नहीं आता है आप गूगल करें, खोजें और कमेंट बॉक्स में जवाब दें, जिससे हमें पता चलेगा कि आप इस चीज़ को सीरियसली देख रहे हैं और वही हमारे लिए प्रोत्साहन होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले डेली डोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।